नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 8 जो कि है कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें, पार्ट 20 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं: मात्रात्मक विश्लेषण एवं सारांश। तो सबसे पहले हम मात्रात्मक विश्लेषण के अंतर्गत सल्फर के मात्रात्मक विश्लेषण को समझ लेते हैं। कैरियस नली में कार्बनिक यौगिक की ज्ञात मात्रा को सधूम नाइट्रिक अम्ल अथवा सोडियम पेरोक्साइड के साथ गर्म करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसे बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन का आधिक्य मिलाकर हम बेरियम सल्फेट के रूप में अवक्षेपित कर लेते हैं। तो अगर हमें सल्फर का मात्रात्मक विश्लेषण करना है तो हम कार्बनिक यौगिक की ज्ञात मात्रा को सधूम नाइट्रिक अम्ल अथवा सोडियम पेरोक्साइड के साथ गर्म करते हैं और उसके उपरांत जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसमें सल्फर ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसे बाद में बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन के आधिक्य में मिलाकर हम बेरियम सल्फेट के रूप में अवक्षेपित कर लेते हैं। उसके उपरांत अवक्षेप को छानने, धोने और सुखाने के पश्चात तौल लेते हैं। बेरियम सल्फेट के द्रव्यमान से सल्फर की प्रतिशतता ज्ञात की जा सकती है और सल्फर की प्रतिशतता का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो होता है 32 मल्टीप्लाई बाय M1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 233 मल्टीप्लाई M। तो इस सूत्र से हम यहाँ पर सल्फर का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ यहाँ पर जो M होता है ये कार्बनिक यौगिक की मात्रा होती है और M1 जो है वो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ये टोटल जो सल्फर का जो होता है उसका यहाँ पे द्रव्यमान को हम यहाँ पर जो है वो ज्ञात कर लेते हैं। अब हम इसको उदाहरण 8.24 से समझने का प्रयास करते हैं। सल्फर आकलन में 0.157 ग्राम कार्बनिक यौगिक से 0.4813 ग्राम बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ। यौगिक में सल्फर का प्रतिशत क्या है? तो सबसे पहले अगर हम BaSO4 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो Ba का होता है 137, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पर हो जाएगा 64। तो इस प्रकार से BaSO4 का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 233 ग्राम। अब 233 ग्राम BaSO4 में जो सल्फर है यहाँ पे 32 ग्राम है, तो 1 ग्राम BaSO4 में सल्फर हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 233। लेकिन हमें 0.4813 ग्राम में पता करना है, तो 0.4813 ग्राम में ज्ञात करने के लिए हमने इसको 0.4813 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस प्रकार से हमें 0.4813 ग्राम बेरियम सल्फेट में यहाँ पर सल्फर की मात्रा ज्ञात हो जाएगी। अब सल्फर का प्रतिशत निकालने के लिए जो ये सल्फर की मात्रा है इसको 100 से गुणा कर देंगे और डिवाइड में जो हमारे पास कार्बनिक यौगिक है उसकी मात्रा को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से सल्फर का जो प्रतिशत है वो 42.10% हम यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से सल्फर की प्रतिशतता ज्ञात की जाती है। अब हम समझते हैं फास्फोरस। कार्बनिक यौगिक की एक ज्ञात मात्रा को सधूम नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर उसमें उपस्थित फास्फोरस फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। इसे अमोनिया तथा अमोनियम मॉलिब्डेट मिलाकर अमोनियम फॉस्फेटो मॉलिब्डेट NH4 होल थ्राइस PO4 मल्टीप्लाई बाय 12 MoO3 के रूप में हम अवक्षेपित कर लेते हैं। अब माना कि कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान M ग्राम है और अमोनियम फॉस्फोमोडिफ्लेटेट का जो द्रव्यमान है वो M1 ग्राम है और इसका जो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा वो 1877 ग्राम हो जाएगा।
अब फास्फोरस की प्रतिशतता का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा 31 मल्टीप्लाई बाय M1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाई 1877 मल्टीप्लाई बाय M। तो इस सूत्र से हम फास्फोरस की प्रतिशतता ज्ञात कर सकते हैं। अब हम समझते हैं ऑक्सीजन। कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीजन की प्रतिशतता की गणना कुल प्रतिशतता यानी कि 100 में से अन्य तत्वों की प्रतिशतताओं के योग को घटाकर की जाती है। ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष आकलन निम्नलिखित विधि से भी किया जा सकता है। कार्बनिक यौगिक की एक निश्चित मात्रा नाइट्रोजन गैस के प्रवाह में गर्म करके अपघटित की जाती है। ऑक्सीजन सहित उत्पन्न गैसीय मिश्रण को रक्त तप्त को पर प्रवाहित करने पर जो पूरी ऑक्सीजन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। तत्पश्चात गैसीय मिश्रण को उष्ण आयोडीन पेंटाऑक्साइड में प्रवाहित करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है और आयोडीन भी उत्पन्न होती है। अब माना कि कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान m ग्राम है, उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान m1 ग्राम है, तो यौगिक में जो ऑक्सीजन की प्रतिशतता हो जाएगी वो हो जाएगी 32 मल्टीप्लाई बाय M1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 88 इंटू M। तो अब हम इस सूत्र से यौगिक में ऑक्सीजन की प्रतिशतता को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम समझते हैं सारांश। सहसंयोजक आबंध के कारण बने कार्बनिक यौगिक की संरचना तथा क्रियाशीलता संबंधी मूलभूत सिद्धांतों पर एकक में हमने यहाँ पर विचार करा। इसके अतिरिक्त कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजी आबंधों की प्रकृति को कक्षक संकरण की अवधारणा से स्पष्ट किया जा सकता है, जिसके अनुसार कार्बन की संकरण अवस्थाएं sp3 sp2 और sp हो सकती है। तो कार्बन की जो है यहाँ पर 3 संकरित अवस्थाएं हो सकती है, जिसमें हमने बात करी थी सिंगल आबंध में sp3, द्विआबंध में कार्बन कार्बन द्विआबंध में sp2 और कार्बन कार्बन त्रिआबंध में sp संकरण होता है। ये क्रमशः मेथेन, एथीन तथा एथाइन में उपस्थित होते हैं। इस अवधारणा के आधार पर मेथेन की चतुष्फलकिया, एथीन की समतल तथा एथेन की रेखीय आकृति को स्पष्ट किया जा सकता है। अगर हमें संकरण पता चल गया तो हम आसानी से इनकी आकृति को भी स्पष्ट कर सकते हैं। कार्बन का sp3 कक्षक हाइड्रोजन के एक s कक्षक के साथ अतिव्यापन करके कार्बन हाइड्रोजन एक सिग्मा आबंध बनाता है। इसी तरह दो कार्बन के sp3 कक्षक परस्पर अतिव्यापन होकर कार्बन कार्बन सिग्मा आबंध का निर्माण करते हैं। दो निकटवर्ती कार्बन के असंकरित पी कक्षक पार्श्व अतिव्यापन द्वारा पाई आबंध का निर्माण करते हैं। जो सिग्मा आबंध होता है ये जो है ये जो आपस में एस कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, या एस कक्षक पी कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, या पी कक्षक आपस में निकटवर्ती यानी कि जो अतिव्यापन करते हैं वहां से सिग्मा आबंध का निर्माण होता है। परंतु पाई आबंध केवल पी कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन से बनता है, और अगर पी कक्षक रेखीय अतिव्यापन करेंगे तो वहां पर सिग्मा बनेगा, जबकि पार्श्व अतिव्यापन पे पाई बंध का निर्माण होगा। कार्बनिक यौगिक की कई संरचना सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक का त्रिविमीय सूत्र वैज एवं डैश द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो हम इस अध्याय में पढ़ चुके हैं। कार्बनिक यौगिक को उनकी संरचना अथवा क्रियात्मक समूह के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। क्रियात्मक समूह एक विशिष्ट तरीके से बंधित एक परमाणु या परमाणु का समूह होता है। तो हमने बहुत सारे क्रियात्मक समूह का अध्ययन किया है, जैसे COOH, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया। और जैसे जैसे क्रियात्मक समूह जो है, अगर क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिकों के क्रियात्मक समूह समान है तो उनके रासायनिक गुण समान हो जाते हैं, लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न होने पर उनके रासायनिक गुण भी जो है वो भिन्न हो जाते हैं, जो यौगिकों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण आईयूपीएसी द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर किया जाता है। आईयूपीएसी नामकरण में नाम और संरचना के बीच सह संबंध से पड़ने वाले संरचना बनाने में सहायता मिलती है। तो आईयूपीएसी एक सिस्टम है जिसे
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कहा जाता है। इसके आधार पर हम बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं, क्योंकि लाखों कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका नाम याद करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए उसको नाम लिखने के लिए एक पद्धति बनाई गई है, और उसी पद्धति को यहाँ पर आईयूपीएसी पद्धति के नाम से जानते हैं। क्रियाधारक अणु की संरचना, सहसंयोजक आबंध के विदलन, आक्रमणकारी अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव तथा अभिक्रिया की परिस्थितियों पर कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि आधारित होती है। तो हमने पढ़ा था कि जो अभिक्रिया की क्रियाविधि होती है वो इन सभी चीजों के बारे में हमें बतलाती है। इन कार्बनिक अभिक्रियाओं में आबंध विदलन तथा आबंध निर्माण होता है। तो आबंध का विदलन और आबंध निर्माण जो है वो इनमें होता है। सहसंयोजक आबंध का विदलन विषमांश तथा समांश तरीके से हो सकता है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु पर चले जाते हैं वो विषमांश होता है। जहां पर बराबर जो है इलेक्ट्रॉन बराबर तरीके से परमाणु पर विभाजित होता है उसे समांश कहते हैं। विषमांश विदलन से कार्बन anion अथवा कार्बन ऋणायन प्राप्त होता है, जबकि समांश विदलन से मुक्त मूलक उत्पन्न होते हैं। ये हम पढ़ चुके थे। कार्बन anion जब कार्बन पे धनायन आवेश आ जाता है, कार्बन anion जब कार्बनिक यौगिक के कार्बन पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। विषमांश विदलन के माध्यम से संपन्न कार्बनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन देने वाले नाभिक स्नेही तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकारक भाग लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा प्रेरणिक, अनुनाद, इलेक्ट्रोमेरी तथा अति संयुग्मन प्रभाव कार्बन कार्बन अथवा अन्य परमाणु स्थितियों में ध्रुवणता उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। तो जो परमाणु के आबंध के बीच ध्रुवणता उत्पन्न होती है उसमें प्रेरणिक, अनुनाद, इलेक्ट्रोमेरी और अति संयुग्मन प्रभाव का प्रभाव होता है। तो कार्बनिक यौगिक में इनके कारण भी ध्रुवणता का जो है उत्पन्न होता है, जिससे कार्बन परमाणु अन्य परमाणु पर निम्न अथवा उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले स्थान बना लेते हैं। ठीक है। कार्बनिक अभिक्रियाओं के मुख्य प्रकार हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया, विलोपन तथा पुनर्विन्यास। और इन अभिक्रियाओं को हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। किसी कार्बनिक यौगिक की संरचना ज्ञात करने के लिए उसका शोधन और गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण किया जाता है। शोधन की विशिष्ट विधियां जैसे ऊर्ध्वपातन, आसवन और विभेदी निष्कर्षण यौगिकों के एक या अधिक भौतिक गुणों में अंतर पर आधारित है। तो जिनमें एक या अधिक भौतिक गुणों में अंतर होता है तो उनमें हम ऊर्ध्वपातन, आसवन और विभेदी निष्कर्षण का उपयोग करते हैं। यौगिकों के पृथक्करण तथा शोधन के लिए हम क्रोमेटोग्राफी एक अत्यधिक उपयोगी तकनीक है। इसमें हम क्या करते हैं, दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं किसको, क्रोमेटोग्राफी को, जिसमें अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी तथा वितरण क्रोमेटोग्राफी है। अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी अधिशोषक पर मिश्रण के अवयवों का भिन्न अधिशोषण पर आधारित है। यानी कि जो अधिशोषक होता है, ये मिश्रण जो है वो अधिशोषक पर भिन्न भिन्न तरीके से क्या होगा, अधिशोषित होगा। इसी सिद्धांत पर ये आधारित होता है। तो अधिशोषित होने की मात्रा भिन्न होने के कारण इनको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो वितरण क्रोमेटोग्राफी में स्थिर प्रवस्था और गतिक प्रवस्था के मध्य मिश्रण के अवयवों का निरंतर वितरण होता है। यौगिक को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के पश्चात उसमें उपस्थित तत्वों के निर्धारण के लिए उसका गुणात्मक विश्लेषण किया जाता है। अब नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन तथा फास्फोरस लेंसे परीक्षण द्वारा जांचे जाते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन की पहचान इन्हें क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में परिवर्तित करके की जाती है। तो अगर हमें कार्बन की पहचान करनी तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन की पहचान करनी तो जल में परिवर्तित करके ही कर सकते हैं। नाइट्रोजन का आकलन ड्यूमा और कैल्डाल विधियों द्वारा तथा हैलोजन को कैरियस विधि द्वारा किया जाता है। ये हम इस अध्याय में पढ़ चुके हैं। सल्फर तथा फास्फोरस को क्रमशः सल्फ्यूरिक तथा फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत करके आंकलित किया जाता है। और ऑक्सीजन की प्रतिशतता जो है वो हम कुल प्रतिशतता में से, अगर ऑक्सीजन की प्रतिशतता निकालने तो ऑक्सीजन की प्रतिशतता कुल प्रतिशतता में से अन्य तत्वों की प्रतिशतताओं के योग को घटाकर प्राप्त की जाती है।
तो इस प्रकार से हम ऑक्सीजन की प्रतिशतता को भी ज्ञात कर लेते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।